11 कृष्णा का नहीं मिलना। प्लीज़ अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें। अब आगे सभी लोग सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाते हैं। वाहन के स्टाफ से रूम नंबर 201 का 1 घंटे पहले की फुटेज चलाने के लिए बोलते हैं। जैसे ही फुटेज चलता है उसे देखते सभी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। 3 मिनट बाद सभी कंट्रोल रूम से बाहर भागते हुए आते हैं और सीधे रिसेप्शन पर जाते हैं। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं, रोहन मुझे अभी अभी बताइए 1 घंटे पहले किस किस को डिस्चार्ज मिला है फास्ट। वो रिसेप्शनिस्ट राज को देख कुछ नहीं कहती और जल्दी से कंप्यूटर से सर्च करके बताती है, सर अभी 1 घंटे पहले 5 लोगों को डिस्चार्ज मिला है। वो कंप्यूटर आगे कर देती है। रोहित कंप्यूटर देख उसका फोटो ले लेता है और रोहन के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, चलो जल्दी हमें एड्रेस मिल गया है, पहले वहाँ चलते हैं। वो कार किसी मिस्टर खेतान की है, शायद वो वही हो। चलो। चारों जिस स्पीड से रिसेप्शनिस्ट के पास आए थे उसी स्पीड से पार्किंग में जाते हैं और एक ही कार में बैठ चारों बाहर निकल जाते हैं। कार में कारण अपने फ़ोन में देखते हुए, शांति नगर में है घर है उनका, यहाँ से लगभग 20 मिनट की दूरी पर है, हमें जल्दी चलना चाहिए। राज पर वो उस कार में क्यों छुपी थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ। रोहित जो कार ड्राइव कर रहा था वो स्पीड बढ़ाते हुए, ये सभी चीज़ें हमें उससे मिलकर ही पता चलेगी। कारण लोकेशन बता, यहाँ से किस साइड जाना है। करण यहाँ से थोड़ा आगे लेफ्ट साइड गली में ले लो। रोहित वैसा ही करता है। अब थोड़ा आगे जाने पर छठा घर है। रोहित क्या ये है आपने साइड के घर को देखते हुए। करण हाँ शायद यही है, देखो नाम भी लिखा है राम खेतान। वो फ़ोन को पॉकेट में डालते हुए, यही घर है चलो। सभी निकाल रहे थे पर देखते हैं रोहन कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो सिर झुकाए बैठा हुआ है चुपचाप। राज उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, चल न रोहन क्या सोच रहा है। रोहन अपना सिर उठाता है तो उसकी आधे पूरी खून की तरह लाल थी और गालों पर आंसुओं के धारा। वो ऐसे कैसे कहीं भी जा सकती है, अगर वो हमें यहाँ नहीं मिली तो हम कैसे ढूंढेंगे उसे। मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। राज, रोहित और कारण सब उसे गले लगा लेते हैं और कहता है, चिंता मत कर, अगर तू हार मान लेगा तो घर में सभी को कैसे संभालेगा। चल अब रोना नहीं है, वो जल्दी मिल जाएगी। रोहन भी अपने आंसुओं को पोंछते गाड़ी से निकल जाता। 3 है। सामने एक घर दिख रहा था जो न ज़्यादा छोटा और न ज़्यादा बड़ा था, एक उच्च मिडिल क्लास फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट था। एकदम ऐसा बाहर एक गाड़ी भी लगी हुई थी। राज देखो गाड़ी का नंबर भी वही है, चलो अंदर चलते हैं। सभी के कदम भारी थे, अंदर से क्या पता चलेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता था पर जाना तो था ही। करण दरवाजे की घंटी बजाता है, अंदर से एक औरत गेट खोलती है। औरत, जी कहिए आप लोग कौन। राज, हेलो मैं सिटी हॉस्पिटल से आया हूँ, डॉक्टर राज। औरत, जी आइए अंदर। सभी लोग अंदर जाते हैं। सभी के नज़र इधर उधर देख रही थी जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हो। अंदर से एक आदमी की आवाज़ आती है, क्या हुआ मालती, कौन आया है। मालती, जी हॉस्पिटल से आए हैं, बाहर आइए। अंदर से एक आदमी लंगड़ाते हुए बाहर आता है, उसके पैर में पट्टी थी। उस आदमी को देख करण कहता है, मिस्टर खेतान। आदमी, जी कहिए मैं ही हुई, आप लोग यहाँ। राज, आप लोग जिस कार से घर आए हैं उसमें हमारी बच्ची डिक्की में छुप गई थी, क्या वो यहाँ है। रोहन, प्लीज़ उसको बुला दीजिए, कहाँ है वो। मालती, जी नहीं हमारे साथ कोई नहीं आया है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, अगर कोई होता तो सबसे पहले हम उसके बारे में पता करते। मिस्टर खेतान, वो सही कह रही है, हमारी गाड़ी में तो कोई बच्ची नहीं थी। हमने तो डिक्की से सामान भी बाहर निकाला था, कोई नहीं था वहाँ। राज, हमारी तसल्ली के लिए एक बार आप प्लीज़ देख लीजिए। सभी ने हाथ जोड़, लेकिन शायद ही इन्होंने किसी के सामने जोड़े होंगे, पर आज सवाल उनके घर की बच्ची का था। थोड़ी देर बाद चारों के साथ मिताली जी खड़ी थी कार के पास। उन्होंने जैसे ही डिक्की खोला सभी की दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए जैसे बंधी हो जाती है, पर जैसे ही सभी डिक्की में देखते हैं सभी के चेहरे पर निराशा के अलावा कुछ नहीं होता। मिताली जी देखिए कुछ नहीं है अंदर, हमने आपको कहा तो था। करण, माफ़ कराएगा आपको परेशान करने के लिए, अब है चलते हैं। आधे घंटे बाद सभी रूम 9-201 में थे। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जसवंत जी को होश आ गया था, पर जब से वो होश में आई थी तब से कृष्णा से मिलने की जिद कर रही थी। जसवंत जी बेड से उतारने की कोशिश करते हुए कहती है, बोलो कहाँ है, मेरी बच्ची बाहर है क्या, बताओ हम अभी उससे मिलकर आते हैं। बेड से खड़े होते ही वो लड़खड़ा जाती है, पर पास में खड़ी पूनम जी उनको पाकर लेती है। रंजीत जी चारों को देख बोलो, रोहन कहाँ है। कृष्णा, तुम्हारी माँ कुछ पूछ रही है। रोहन और हाइफन, वो हमें नहीं मिली। रंजीत जी, मजाक करना बंद करो, वो छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी, तुम लोग ने ठीक से देखा ही नहीं होगा, जाओ अच्छे से देखो, अकेले वो डर रही होगी, जाओ जल्दी ढूंढो उसको। राज, बाऊजी रोहन सच बोल रहा है, दरअसल वो जो भी कंट्रोल रूम में हुआ बनाने लगता है। तो देखते हैं सबने आखिर देखा क्या फुटेज में। जैसे ही फुटेज चलता है उसमें दिखता है कि कृष्णा अपने रूम से बाहर आ रही थी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, इसीलिए गेट और दीवार का सहारा लेते हुए आसपास देखती है। थोड़ी दूर उसे लिफ्ट दिखता है तो वो लिफ्ट में चली जाती हैं। उसके बाद लिफ्ट की फुटेज में दिखता वो पीछे सहारा लेते हुए बहुत मुश्किल से खड़ी थी।
जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचते हैं वो सभी से छुपते हुए बाहर आती है और बेसमेंट की तरफ चली जाती है जहां पार्किंग की व्यवस्था थी। पार्किंग के फुटेज में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी एक कपल आते हुए देखते हैं जो अपने रेड कलर की कार में बैठ रहे थे। कृष्णा वही पास में ही थी तो वो चुपके से कार की डिक्की में छुप जाती है और कार हॉस्पिटल गेट से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों ये हुआ था और चारों जिसके घर गए थे वो कार उन्हीं के थी। उसके बाद जो भी हुआ वो सब बात राज रणजीत जी को बता देता है कैसे वो घर गए और वहां उन्हें कृष्णा नहीं मिली। सभी का हल ऐसा था जैसे सदमा लग गया हो। अरे लग गया हो, क्या लगा ही है। जसवंत जी बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है तो राज जल्दी से उन्हें नींद का इंजेक्शन दे देता है। रणजीत जी तो धम्म से वही सोफे पर बैठ जाते हैं। रोहन उनके पास आकर उनके पैर के पास बैठ जाता है और उनसे कहता है, बाऊजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने सभी जगह अपने गार्ड लगा दिया है, कृष्णा जल्दी मिल जाएगी। रणजीत जी उसको बिना किसी भाव के कहते हैं, ये सब हमारी वजह से हुआ है, हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए था, न वो तुम्हारे साथ रहती और न ऐसा कुछ होता। उसी दिन राज ने क्या कहा था, उसको पैनिक अटैक आया, स्थान किसकी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब वो कहा होगी किस हाल में होगी कोई नहीं जानता। और मैं जसवंत को क्या जवाब दूंगा, उसे कैसे संभालूंगा, है कोई जवाब तुम्हारे पास। इतना कहते वो उस जगह से उठ जाते हैं और जसवंत जी के पास चले जाते हैं। रोहन उसको खाली जगह को देखते रह जाता है। हाँ ये उसकी गलती थी जिस पर के लिए आज तक उसकी बेटी तारपी थी, अब बारी शायद उसकी थी। नेहा और रोहन दोनों को शायद बहुत देर हो गए थे ये समझने में अब आगे क्या लिखा है कोई नहीं जानता। उसके सभी दोस्त उसे देख दुखी थे क्योंकि वो इतना समझते थे कि रोहन और नेहा को अपने किए का पश्चाताप है। समय की धारा तेजी से बहती, पलक झपकते ही निकल जाती। मौका था हाथ में, थामा नहीं। अब पछतावे की रात काली। समय बिताता जा रहा है, सभी ने पूरी जोर लगा दी थी कृष्णा को ढूंढने में, पर कुछ पता नहीं चल रहा था। हर दिन सभी ये सोचते कि आज शायद कोई खबर आएगी, पर रात हो जाती कुछ हाथ नहीं लगता। जब भी किसी अनजान बच्ची का स्व मिलता और पुलिस उन्हें देखने के लिए बुलाती तो सबको जैसे मौत आज जाती थी। नेहा और रोहन तो कितनी मौतें मरे हैं। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं पर कृष्णा का कुछ भी पता नहीं चलता। समय का पहिया घूम गया, सब कुछ धुंधला सा लगता है। कितने सपने सजाए थे, कितनी उम्मीदें लगाई थीं, बीत गए वो पल, लौट के ना आएंगे। ख्वाब टूटे, दिल में सिर्फ अफसोस रह गए। 15 साल बाद CH12, 15 साल बाद अनजान जगह। अब आगे आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की। लम्हे अपने आप मिल जाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद पंछियों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। समय बीतता जा रहा है, बहुत ढूंढने के बाद भी कृष्णा का कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल बाद सुबह 10 बजे गाड़ियों का काफिला मुंबई के सड़कों पर तेजी से चलती हुई एक बड़ी सी गेट से होते हुए एक आलीशान ऊंची बिल्डिंग के सामने रुकती हैं। सभी गाड़ियों में से 2 गाड़ियां सबसे अलग और सबसे महंगी थी। बाकी गाड़ियां भी महंगी थी लेकिन सभी एक जैसी थी। पीछे के गाड़ियों का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं। सभी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। जो 2 गाड़ियां अलग थी उनके पैसेंजर सीट के गेट खुलता है, उसमें से एक मिडिल एज आदमी बाहर आता है और पीछे का गेट खोलता है, एक आदमी बाहर निकालता है। देखने से एक फिट एंड फाइन 40 साल का आदमी लग रहा था। उसके चाल चेहरे पर गुरूर, तेज, सभी बता रहे थे कि वो एक बहुत कामयाब आदमी होगा। वो अपना सिर उठाकर सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखता है, फिर अपने पीछे खड़ी कार जो कि बुगैटी लवॉयच नवा थी उसको देखते हैं, जिसके ड्राइविंग और पैसेंजर सीट का गेट साथ में खुलता है और 2 बहुत हैंडसम 25-26 साल के लड़के बाहर आते हैं। दोनों के चेहरे पर एक सीरियस और एरोजेंट वाले एक्सप्रेशन थे। दोनों चलते हैं, सामने खड़े आदमी के पास आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, चले डेड आदमी हम। चलो फिर अपने पीछे खड़े आदमी को देख चलो रजत। बिल्डिंग के अंदर सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। जैसे ही तीनों अंदर आते हैं सभी उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो तीनों सभी को इग्नोर करते हुए सीधे लिफ्ट में जाते हैं, वहां से 15 फ्लोर पर है। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं सबसे लास्ट कैबिन के तरफ सभी जाने लगने, बस रजत को छोड़कर जो पीछे एक कैबिन में चला गया था जिसके बाहर लिखा था असिस्टेंट। बाकी तीनों सीधे लास्ट वाले कैबिन के सामने खड़ी हो जाते हैं जहां लिखा था CEO कैबिन। उनमें से एक लड़का गेट खोलता है और तीनों अंदर आ जाते हैं। अंदर एक बड़ा सा ऑफिस था, वही एक बड़े से चेयर पर वो आदमी बैठता है, उसके टेबल पर कई सारी फाइल और कंप्यूटर थे। आदमी सामने खड़े लड़के से, अभी क्या कुछ पता चला, ये पूछते हुए उसके भाव बहुत नर्म पर गए थे। अभी यानी अविनाश रंधावा, मैंने अपने आदमी लगाए हैं, कुछ सुराग मिले हैं, इस बार हमें कुछ न कुछ जपता चलेगा ही। वो आदमी यानी रोहन रंधावा जो अब 50 साल के हो गए थे पर अभी भी अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए थे, उनके आंखों में नमी आदमी गई थी। हर बार उनको यही सुनने को मिलता है पर फिर भी मन में एक आश रहता है कि कहीं अगली बार कुछ न कुछ खबर मिलेगा। वो अपने चेयर से खड़े होते हैं और सामने लगी फोटो के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, उसको अपने हाथों से छूकर कहते हैं, मेरी एक गलती के कारण कृष्णा आज हमारे साथ नहीं है, काश मुझे पहले ये एहसास हो जाता कि वो हमारे लिए कितनी जरूरी है, मेरे कारण तुम दोनों को भी अपनी बहन का प्यार और साथ नहीं मिला। अभी चलकर रोहन के पास जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डैड आप चिंता मत करिए, कृष्णा इस बार हमें जरूर मिलेगी।
कियान, हाँ डैड भाई सही बोल रहे हैं, देखिएगा जब वो हमें मिलेगी ना मैं उसे बहुत डांटूंगा और उसे। वो बस इतना ही कहा था कि रोहन और अवी के एक साथ तेज आवाज आती है। रोहन, अवी खबरदार, जो ऐसा करने की सोची भी तो। इतनी तेज आवाज सुन कियान 2 कदम पीछे उछल पड़ता है और बोलता है, हाँ हाँ समझ गया, इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत है, मैं तो डर ही गया। रोहन अपना सिर ना में हिलाते हुए वापस अपने कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम हमारी प्रिंसेस के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, लगता है आजकल तुम बहुत फ्री हो गए हो, मुझे कुछ कम तुम्हें देना चाहिए। अभी भी उनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। क्या नहीं नहीं डैड, मैं अभी कल ही तो आपके उस पागल क्लाइंट से मिलकर सभी चीज़ें शॉर्ट किया है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा कृषु के बारे में, वो मिलेगी ना तो मैं उसके पैर दबाऊंगा, प्लीज़ ऐसा जुल्म मत करिए आप दोनों मेरे ऊपर, फोल्डेड हैंड्स। वही उसके नौटंकी देख दोनों पाना सिर नामे हिलाते हैं जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता। रोहन, ठीक है, तुम दोनों अपने कैबिन में जाओ और अभी मुझे अग्निहोत्री वाली फाइल कंप्लीट करके आज दे देना। और तुम, वो कियानी को देखकर कहते हैं जो ये सोचकर खुश था कि आज उसे काम नहीं मिलेगा, जाकर अपना लीगल डिपार्टमेंट संभालो, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, समझे। अब जाओ दोनों अपना काम करो। दोनों के जाने के बाद वो अपना सर चेयर से पीछे लगा लेते हैं और सामने देखते हुए, 15 साल हो गए हैं, अब तो आ जाओ माँ बाऊजी के खातिर आ जाओ, सब आश लगाए बैठे हैं। उनके आंखों के आंसू अब गालों पर आ गए थे जिन्हें वो तुरंत पोंछ लेते हैं और काम में लग जाते हैं। कृष्णा के जाने के बाद जसवंत जी के हालात बहुत खराब हो गए थी, वक्त के साथ सब संभाल तो गए पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया था। 1 साल पहले ही सभी बच्चे बाहर से पढ़कर आए थे। जहां अभी अर्जुन और ओम ने बिजनेस की पढ़ाई की थी, वही सभी ने फैशन डिजाइनिंग, सारा ने डॉक्टर की पढ़ाई के और कियानी ने सबसे अलग लॉ किया था, और अब वो रंधावा जोशी और खन्ना तीनों कंपनी का लीगल एडवाइजर है। एक बहुत बुरी चीज़ जो हुए थे वो थी रघुवीर और सीता जोशी, साथ ही गौरव और सुमन खन्ना का प्लेन क्रैश में डेथ हो गया था, उसको समय जसवंत जी की तबीयत खराब थी जो जिंदल नहीं गए थे। दूसरी तरफ एक अनजान जगह जहां बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस जगह पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उसकी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वहां हर एक सेकंड में कुछ टूट रहा हो, कुछ न कुछ टूटने की आवाज़ साथ में आ रही थी। अचानक गेट खुलने की आवाज़ आती है और उसी के कुछ सेकंड बाद उसको जगह लाइट जल्दी है। वो एक कमरा था पूरा ब्लैक, अगर लाइट न जले तो अंदर कहा क्या है पता ही नहीं चलेगा। वो बेडरूम बहुत ही शानदार और आलीशान लग रहा है। उसमें काले और सोने के रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक बहुत ही लग्जरियस लुक दे रहा था। बेडरूम में एक बड़ा सा बिस्तर है जिसके चारों ओर सोने के रंग की कढ़ाई लगी हुई है। बिस्तर के आगे एक सोफ़ा और एक कॉफ़ी टेबल है। बेडरूम में कई बड़े बड़े शीशे भी लगे हुए हैं जो इसे और भी ज़्यादा स्पेशियस बनाते हैं। ऐसा रूम पहले जो लड़का अभी अंदर आया था वो अंदर का नज़ारा देख एक पल के लिए रुक जाता है, फिर अंदर चिल्ला रहे व्यक्ति के बारे में सोच अंदर जाने लगता है। अंदर हर तरफ कांच और सामान बिखरा पड़ा था जैसे तूफान आया हो। वो थोड़ा आगे जाता ही है कि उसे फ्लोर पर खून दिखता है जिसे देख वो बहुत घबराहट जाता है, तभी उसे एक कोने में किसी की परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही उसके पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखता, नीचे बैठा व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है और उसके बाहों में गिर जाता है। उस लड़के की घबराई हुई आवाज आती है, बेटू चतेरा कुछ पता चलना, अंजन लड़का लड़की। अब आगे रंधावा मेंशन। आज यहाँ चारों फैमिली की औरतें इकट्ठा हुई थी, इसीलिए घर में चहल पहल बढ़ गया था। शाम के 7 बजे रहे थे और सभी का घर आने का समय हो गया था। आज सभी को स्पेशल कहा गया था समय से पहले आने के लिए और घर की औरतों की बात न मानी जाए, ऐसा हो सकता है क्या? सभी जेंट्स अपने अपने काम से आज जल्दी आ गए थे। सभी की जल्दी आने की वजह यह थे कि अविनाश और सभी की सगाई होने वाली थे, उसे की तारीख निकलने के लिए पंडित जी आने वाले थे। वैसे तो सुबह ही आने वाले थे पर किसी कारणवश नहीं आ पाए वो, इसलिए सभी को शाम में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। सभी आकर हॉल में बैठ जाते हैं, उनके बैठते ही नौकर पानी ले आते हैं। पंडित जी पहले ही आए हुए थे, सभी को आया देख जसवंत जी पूछती है। जसवंत जी बोलिए पंडित जी, सभी आ गए हैं, कौन कौन सी तारीख शुभ है तो हम उन्हें में से एक अच्छा सा दिन देख लेते हैं। पंडित हम अभी वही देख रहे थे, आज से 20 दिन बाद का मुहूर्त बहुत शुभ है, नहीं तो कोई दूसरा मुहूर्त फिर 3 महीने बाद ही मिल पाएगा। आप लोग सोचकर बता दीजिए। रंजीत जी, करण बेटा आप ही बता दे। करण और हाइफिन, इसमें सोचना क्या है अंकल, 15 दिन बाद का मुहूर्त ही ठीक है, एक बार सगाई हो जाएगी फिर शादी का भी देख लेंगे। रंजीत जी ठीक है पंडित जी, फिर आप 15 दिन बाद का दिन ही फिक्स कर दे, इसी दिन सगाई होगी। आप दोनों को कोई परेशानी तो नहीं ना है? वो अविनाश और सभी को देखकर कहते हैं, आप चाहें तो हम 3 महीने बाद भी रख सकते हैं। सभी और अविनाश नहीं, दोनों एक साथ हड़बड़ा कर कहते हैं तो सभी हंसने लगते हैं। सभी को हंसता देख दोनों बाहर गार्डन के तरफ चले जाते हैं। रंजीत जी हाँ हाँ हाँ, कोल्ड स्वेट स्माइल, ठीक है पंडित जी, जो भी ज़रूरत के चीज़ें लगेंगी आप लिस्ट भिजवा दीजिएगा। पंडित जरूर, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं फोल्डेड हैंड्स। जसवंत आपको हमारा ड्राइवर घर छोड़ देगा। कियान जाओ बेटा पंडित जी को बाहर छोड़ आओ। कियान जी दादी ग्रिन। बाहर गार्डन में
अविनाश और सभी दोनों गार्डन में आ गए थे। वैसे तो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर प्यार इन्हें कॉलेज में हुआ। जब घर आए तो सभी को अपने रिश्ते के बारे में बता दिए। घर में किसी को कोई परेशानी नहीं थी उनके रिश्ते से, और अब 15 दिन बाद वो रखने डोर में बंध जाएंगे। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अविनाश सभी के माथे पर एक प्यार भरा एहसास छोड़ता है, जिसे महसूस कर सभी की आंखें बंद हो जाती है। तभी उन्हें एक नौकर डिनर करने के लिए बुलाता है, तो दोनों अंदर चले जाते हैं। पंडित जी के जाने के बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं, तो नेहा सभी को डिनर करने के लिए बुलाती है। सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। सभी डिनर कर ही रहे थे कि अचानक वहां किसी का फ़ोन रिंग करने लगता है, तो सभी अपनी नज़रें ऊपर करके एक तरफ देखते हैं जहां से आवाज़ आ रही थी। वही अविनाश सभी को अपनी तरफ देखता पता है, तो जल्दी से कॉल उठा लेता है। अविनाश, बोलो पीयूष, क्या बात है जो अभी फ़ोन किया, कोई ज़रूरी बात है क्या? उधर से कुछ जवाब आता है, जिसे सुन वो झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। वही चेहरे पर सीरियस वाले भाव को सभी देख रहे थे, सभी के हाथ रखे हुए थे। अविनाश पहले तो शॉक हो जाता है, फिर थोड़े कड़क आवाज़ में बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, हम अभी चलते हैं क्या? ठीक है, सब चीज़ों को क्लियर कर लो, हम कल सुबह ही वहाँ चलेंगे। ठीक है, कल सुबह समय से आ जाना। रोहन, क्या हुआ अभी, किस बात से इतने खुश लग रहे हों? अविनाश, पापा वो बात यह है कि हमें एक रास्ता मिल गया है। रंजीत जी, साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? अविनाश, दादाजी, कृष्णा के बारे में हमें एक बहुत बड़ी बात पता चली है। अगर वो सच हुआ तो हम उसे ढूंढने में एक कदम और आगे हो जाएंगे। जसवंत जी, इतना सुनते ही उनके हाथ से चम्मच छूट के गिर जाता है और वो खड़े होते हुए कहती हैं, और हाइफन, क्या तुम सच कह रहे हो? वो जल्दी मिल जाएगी ना? अविनाश और हाइफन, हाँ दादी, हमें एक क्लू मिला था, मैं उसकी तहकीकात करवा रहा था। आपके भगवान ने शायद इस बार आपकी सुन ली। सब बहुत खुश हो जाते हैं। नेहा और रोहन तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे थे, और लगे भी क्यों न कब से तरस रहे हैं वो लोग अपनी बेटी से एक बार मिलने के लिए, गले लगाने के लिए। रोहन और नेहा एक दूसरे को देखते हैं, फिर रोहन नेहा के फॉरहेड पर किस कर कहता है, रोहन, जल्द ही हमारी प्रिंसेस हमारे साथ होगी। नेहा अपनी नाम आंखों को ऊपर कर बोलती हैं, हाँ स्माइल, और उसके गले लग जाती हैं। अनजन जगह वो लड़का जैसे ही उस व्यक्ति को संभालता है, उसके बाल उसके हाथों पर आ जाते हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि सामने कोई लड़का नहीं बल्कि कोई लड़की है। वो लड़का उसे बेहोश देख बहुत घबरा जाता है, जो उसके हैंडसम चेहरे पर साफ दिख रहा था, मगर वो घबराहट तब और बढ़ जाती है जैसे ही वो उस लड़की का हाथ देखता जो पूरा खून से लथपथ था। वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाता है और उस कमरे से बाहर आकर उसके बगल वाले कमरे में ले जाकर वहाँ के बड़े मास्टर्स बेड पर लेटा देता है। जल्दी से बेड के पास वाला ड्रा खोलता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड ढूंढने के बाद उसे फास्ट एड्स बॉक्स मिल जाता है। उसको लेकर वो उस लड़की के पास चला जाता है। 5 मिनट बाद वो फर्स्ट एड कर जल्दी से पास के अलमारी से एक इंजेक्शन निकाल उस लड़की के हाथ में लगा देता है। इंजेक्शन लग जाने पर वो उसे फेंक देता है और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे से अपने सिर तक लेकर जाता है। फिर एक गहरी सांस लेता है, जैसे उसने बहुत बड़ा काम किया हो। उसकी आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली थी। वो वही बेड पर उस लड़की के सिरहाने बैठ जाता है। वो उसके सिर पर हाथ रख उसके चेहरे से उसके बल हटाता है और भरे गले से कहता है, लड़का बच्चा, आप ऐसा क्यों करती है? मेरे पास आपके अलावा है ही कौन? अगर आपको कुछ भी हो गया तो हमारा क्या होगा? हम तो जीते जी मर जाएंगे। प्लीज़ ऐसा अपने साथ मत करिए, हम आपको खुश देखना चाहते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए आपको इस बार हमारे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। आप ऐसे अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो लड़की अचानक से उस लड़के का हाथ पकड़ लेती है और अपने सिर के नीचे रख उसके तरफ करवट ले लेती है। उसकी इस हरकत को देख उस लड़के के चेहरे पर बहुत प्यारी और मनमोहक मुस्कान आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, कोल्ड स्वेट स्माइल। लड़का, देखो तो इसे, मुझे परेशान कर खुद आराम से सो रही है। शकल से जितनी प्यारी आप दिखती है, न उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है आप। फिर वो गहरी सांस लेता है और धीरे से अपन हाथ निकाल रूम से बाहर चला जाता है। उस लड़के के रूम से बाहर जाते ही 14-15 साल बाद के कैरेक्टर्स। कहानी आगे बढ़ाने से पहले जो भी कैरेक्टर्स नए हो या पुराने, हाँ लीजिए। रंधावा फैमल, रणजीत सिंह रंधावा, एज 76 ईयर के। इनका मिजाज इन 15 सालों में बहुत कड़क हो गया है। आज भी इनकी बात को घर में कोई नहीं टाल सकता है सिवाय इनकी प्यारी बीवी के। इन्होंने अब अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया है और अब ये कोई जरूरी काम हो तभी कंपनी जाते हैं। जसवंत सिंह रंधावा, एज 75 ईयर। ये स्वभाव से बहुत शांत और प्यारी है। घर में इनका ही राज चलता है। ये पूरे घर की होम मिनिस्टर है समझो। घर में कदम रखते ही सभी को इनकी बात माननी होती है। रोहन रंधावा, एज 52 ईयर। बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनकी कंपनी टॉप 3 में आती है। ये जितने हैंडसम है उतना ही ज़्यादा इनको गुस्सा भी आता है। अभी इनका बस एक ही गोल है, अपनी बेटी को ढूंढना। नेहा रंधावा, एज 49 ईयर्स। ये एक फेमस क्लासिकल डांसर है, साथ ही बहुत सारे एनजीओ चलाती हैं। ये अपने साथ ही बच्चों से बहुत प्यार करती है। इन्हें बस अपने बेटी का इंतजार है।
अविनाश रंधावा एज 26 ईयर, गहरी काली आंखें, हाइट 6 फुट, जिम में बनी बॉडी, गोरा रंग। ये 1 साल से रंधावा कॉर्पोरेशन में अपने पापा के साथ काम कर रहे थे, पर अब ये सीईओ बनने वाले हैं। ये एकदम अपने पापा की कार्बन कॉपी हैं, गुस्से में, पर घर के अंदर ये अलग इंसान बन जाए हैं जो हस्ताक्षर भी हैं। सवी जोशी इनकी मंगेतर हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। केयान रंधावा एज 26 ईयर, अल्मर ब्लैक आइज, गोरा रंग, परफेक्ट बॉडी, 6 फीट हाइट। ये अविनाश के जुड़वा भाई है जो 10 मिनट छोटे हैं। ये एक लॉयर हैं जिन्हें सभी को आमने दायरे में करने अच्छे से आता है। ये हंसमुख इंसान है, पर काम के समय एकदम सीरियस रहते हैं और अभी तक सिंगल हैं। ये और सभी बेस्ट फ्रेंडिश है। जिंदल फैमिली, राघव जिंदल एज 76 ईयर्स। ये भी एक फेमस डॉक्टर है, अभी ये रिटायर हो चुके हैं। पूनम जिंदल एज 74 ईयर। ये जसवंत जी की दोस्त और समधन है, साथ ही अपने ज़माने की बहुत बारे अभिनेत्री भी। राज जिंदल एज 51 ईयर, रंधावा फैमिली के दामाद और बहुत फेमस डॉक्टर भी। ये एक सर्जन है और किसी के हीरो भी। प्रीति जिंदल एज 49 ईयर्स। ये एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट हैं और रंधावा फैमिली की बेटी भी। सिया जिंदल एज 23 ईयर्स, क्यूट सा चेहरा, चबी फेस, ब्राउन आइज, 5'5" हाइट। ये एक डॉक्टर है, आपने पापा की तरह ही एक सर्जन है। इनका पहला काम पेशेंट को बचाना और दूसरा खाना खाना। ये अपनी बचपन की दोस्त को बहुत याद करती है। जोशी फैमिली, करणवीर जोशी एज 52 ईयर। ये एक बिजनेसमैन है, इनका स्वभाव बहुत शांत रहता है। इनकी कंपनी जोशी इंडस्ट्री टॉप 4 में आती है। अभी ये सीईओ है और अपने बेटे को सभी चीज़ें सिखा रहे हैं। प्रिया जोशी एज 49 ईयर। ये एक फेमस फैशन डिजाइनर है, ये खुद एक ब्रांड है, इनको खुद की कंपनी जिसका नाम ब्लू स्काई डिज़ाइंस है। सभी भी यही के एक फेमस डिजाइनर हैं। सवी जोशी एज 25 ईयर, हाइट 5'7", गोरा रंग, प्यारी स्माइल। ये एक फैशन डिजाइनर है, अभी अपनी माँ के साथ काम कर रही है। अविनाश की मंगेतर है, बहुत शांत स्वभाव की है, एकदम प्यारी। कियानी इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। अर्जुन जोशी एज 23 ईयर, गोरा रंग, क्यूट डिंपल वाली स्माइल, सिल्की हेयर, हाइट 6 फीट। इन्होंने अभी अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, इसीलिए थोड़ा काम करते हैं और थोड़ी मस्ती। इनका स्वभाव बहुत हंसमुख है, काम के समय सीरियस रहते हैं। इनकी दोस्त है सिया जिंदल और ये अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस करते हैं। खन्ना फैमिली, रोहित खन्ना एज 52 ईयर्स। ये एक एक्टर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन्हीं ही हाथों में है। ये खन्ना इंडस्ट्रीज भी चलाते हैं, जो इनका बेटा देखता है। ये वहाँ के चेयरमैन है। इनको गुस्सा बहुत आता है, पर फैमिली और फ्रेंडिश के साथ इनका स्वभाव बहुत सॉफ्ट है। ऋतु खन्ना एज 49 ईयर्स। ये एक बहुत फेमस पेंटर है, इनकी एक पेंटिंग लाखों में बिकती है। ओमकार खन्ना एज 26 ईयर, गोया चेहरा, नीली आंखें, कसा बदन, 6'1" हाइट। ये है हमारे हीरो जिनके चेहरे पर हमेशा सीरियस वाले एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे अभी जंग लड़ना है। ये और अविनाश बेस्ट फ्रेंडिश है। ये खन्ना इंडस्ट्रीज के सीईओ है। अब बाकी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं। कृष्णा अग्निहोत्री एज 23 ईयर, एक्सप्रेशनलेस चेहरा, मासूम सी आंखें जिसमें कुछ अलग है। एक अलग ये भी है कि इनकी हेजल आंखें हैं, जो ऐसे तो ब्राउन रहती है मगर जब बहुत गुस्सा में होती है तो ये अपने आप ग्रीन हो जाती हैं। 5'7" हाइट। ये अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस की मालकिन है, जो इन्होंने बहुत कम एज में खड़ा किया था। ये मल्टी टैलेंटेड है, इन्हें क्या क्या आता है ये हम कहानी में जानेंगे जाएंगे। ये प्यार से सिर्फ अपने भाई और बहन से बात करती है। आदित्य अग्निहोत्री एज 27 ईयर्स, ब्राउन आइज, 6 फीट हाइट, आंखों पर चश्मा, प्यारी सी स्माइल। ये एक हॉट सर्जन है, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर में से एक हैं ये, साथ ही एक साइकियाट्रिस्ट भी है। इनकी दुनिया अपनी बहनों से शुरू और उन्हीं पर खत्म होती है। पीहू अग्निहोत्री एज 24 ईयर्स, काली आंखें, क्यूट और मासूम चेहरा, 5'5" हाइट। ये कृष्णा की पर्सनल असिस्टेंट प्लस उनकी बहन है। इनका काम बस अपनी बॉस और बहन को परेशान करना है, पर काम के समय नो मजाक। बहुत हंसमुख है ये और शैतानी भी। 15 अग्निहोत्री टेंशन। अब आगे, वो लड़का बेड पर सोई लड़की को छोड़ कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और बेड पर बैठ जाती है। लड़की, सॉरी भाई पर मैं कुछ नहीं कर सकती, ये यादें पता नहीं क्यों मुझे हमेशा परेशान करते हैं। फिर अपने उस हाथ को देखते हैं जिसमें पट्टी लगा हुआ था। ओ नो, नाउ आई विल हैव टू फेस कोल्ड ड्रिंक्स अगेन। इतना बोलते हुए वो अपना हाथ बेड मारती है, जिससे उसके मुंह से दर्द भरी आह निकालती हैं। यार साला, ये दुख काहे खत्म नहीं होता है यार। फिर बेड पर वापस लेते हुए, चलो सो जाओ, नहीं तो कल के लिए ताकत कहाँ से आएगी। अगली सुबह, दिल्ली के एक पोर्शे एरिया में एक बहुत ही आलीशान और बड़ा घर, जिसकी बनावट यूरोपीय शैली की खासकर फ्रांसीसी शैली जैसे लगती है। घर के बाहर कई खिड़कियां और दरवाजे हैं। एक बड़ी सी सीढ़ी घर के मुख्य दरवाजे तक जाती है। सीढ़ी के दोनों तरफ फूलों के पौधे लगे हुए हैं। घर के सामने एक फव्वारा भी है। घर के चारों ओर बहुत सारे पेड़ और पौधे लगे हुए हैं। देखने से एकदम सपनों के घर वाली फीलिंग दे रहा था।
वही अंदर का इंटीरियर उससे भी अच्छा था। अंदर एक लिविंग एरिया है जहां डार्क और इंटीमेट स्पेस है। वहां काले और ग्रे रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो एक लग्जरी और मॉडर्न लुक देते हैं। उस एरिया में बड़ी खिड़कियां हैं जिनसे बाहर का नज़ारा दिखाई देता है। वहां में एक बड़ा सोफा सेट है जिसमें कई कुशन और तकिए हैं। सोफे के सामने एक कॉफ़ी टेबल है जिस पर कुछ किताबें और सजावटी सामान रखे हुए हैं। पास में एक बड़ा लैंप भी है जो कमरे को रोशन करता है। वही एक सीढ़ी भी है जो ऊपरी मंजिल की ओर जाती है। उसी सोफे पर अभी एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। लड़की कहाँ है भाई, वो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, एक पता नहीं बेच बेच में ये कहाँ चली जाती हैं, सारा काम मेरे ऊपर डाल के फिर थोड़े ड्रामा करते हुए जैसे कितना बड़ा पहाड़ अपने साथ उठा रखो, आप भी हमेशा उसका साथ देते हो, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। लड़का उसके सर पर टापली मारते हुए, कितना ड्रामा करेंगी आप पेहू, उसकी असिस्टेंट बनने के जिद आपने ही की थी, जाइए वो उस बगल वाले रूम में है। अचानक उसके आंखों में एक दर्द नजर आने लगता है, उसने फिर से अपने आप को चोट पहुंचाई है, पता नहीं ये कब खत्म होगा। पेहू एक झटके के साथ अपने जगह से उठ के बैठ जाती है और कहती हैं, क्या उसे चोट लगी है भाई, अपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अभी देख कर आती हूँ। इतना कहते कहते वो ऊपर एक रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही रूम का गेट खोल अंदर जाती है, अंदर पूरा अंधेरा देख एक जो की आवाज़ से चिल्लाती है, आ फेयरफुल फेस डिजी 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 डिजी, चिल्लाते हुए वो अपने सीने पर हाथ रख लेती है और एक गहरी सांस लेते हुए, बाप रे, जब भी मैं इसके रूम में जाती हुए मेरा यही हाल होता है। फिर ऊपर देखते हुए, क्या भगवान जी, आपको भी काला रंग बनाना जरूरी था, बनाए तो बनाए, इसको क्यों दिखाया, चल पिहू देख तो ज़रा ये उठी या नहीं। जैसे ही वो उस अंधेरे रूम में अंदर जाती है, उसे एक परछाई देखते देती है जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसे देख तो उसकी सिटी पिटी ही गुम हो जाते हैं। जैसे ही वो परछाई उसके बस 3 कदम दूर थी, वो जोर से भाई चिल्लाते हुए उल्टे पांव नीचे भागती है। पिहू, भाई भाई, कृष्णा के कमरे में भूतनी है, बचाओ भाई। भागते हुए वो जल्दी से अपने भाई के पास जाकर चिपक जाती हैं। लड़का उसे थोड़ा अपने आप से दूर करते हुए, क्या बोल रही है आप, कोई भूत नहीं है। पिहू, नहीं भाई, मैंने देखा। उसकी नज़र सामने से आप रही एक लड़की पर ठहर गए जो सीढ़ियों से नीचे आप रही थी। वो लड़का भी वही देखने लगता है। सामने से एक लड़की चले आप रही थी जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो लड़की चलकर दोनों के पास आती गई और बोलती हैं, पिहू का लुक कैसा, मैं आपको बता देती हूँ। उसने एक ब्लैक टॉप पहनावे हुआ था, साथ ही क्रीम कलर का शॉर्ट्स कट जो उसके घुटनों ने ऊपर तक का था, और उसके एक हाथ में ब्लैक पूरे भी था। कुल मिलाकर वो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। लड़की, क्या हुआ आप दोनों को? उसके बोलने पर दोनों होश में आते हैं। अरे वो थी ही इतनी खूबसूरत। चलिए मैं आपको हमारे कहानी के 3 खास लोगों से मिलवा दूँ। पहले जो इकलौता लड़का है इसके बारे में बता दूँ तो ये है आदित्य अग्निहोत्री, और बाकी दोनों लड़कियों इनकी बहन पिहू अग्निहोत्री और कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा को ब्लैक कलर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो अभी जिस कमरे से पिहू भागते हुए आई थी वो और उसके बगल का कमरा काले रंग का है। बाकी मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था। कृष्णा का व्यवहार अपने भाई बहन के साथ पूरा अलग होता है। अगर कोई जान ले कि टॉप कंपनी की मालकिन ऐसी भी है तो उसको हार्ट अटैक ही आ जाए। आदित्य, आप कहाँ जा रही है, आपको चोट लगी है, शांति से कमरे में जाकर आराम करें। कृष्णा, भाई आप सच ने डॉक्टर तो हो ना? पिहू अस्टोनिश्ड फेस, हाय ये क्या बोल रही है तू, भाई डॉक्टर नहीं है। फिर आदित्य को देख, भाई आप डॉक्टर नहीं हो मतलब आपकी डिग्री फर्जी है। आदित्य, चुप रहो तुम, पता नहीं तुम्हारे पास दिमाग क्यों नहीं है, डांटते हुए वो पिहू को कहता है, जिससे उसका का चेहरा एक रूठे बच्चे जैसा हो जाता है। पिहू स्मर्क अनअम्यूज्ड, जाओ मैं जा रही अकेले ब्रेकफास्ट करने, किसी से बात नहीं करूंगी है बोल पैर पटकते हुए डाइनिंग टेबल के तरफ चली जाती है, जिस पर दोनों आप अपना सिर ना में हिलाते हैं। फिर आदित्य कृष्णा के तरफ देखता है और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर फोल्ड कर कहता है, हाँ तो क्या बोल रही थी आप, जरा फिर से कहिए। कृष्णा भी बिना डर के बोलती हैं, जब आप जानते हैं मैं ऑफिस जाऊंगी तो फिर आप क्यों कोशिश करते हैं, वैसे भी छोटी सी चोट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी, और कौन सा ये पहली बार लगा है, आप तो जानते ही है सब बचपन की दोस्ती ही मेरी चोटों से। हाँ। अपनी बात को वो एक मजाक भरी हंसी पर खत्म करती है। आदित्य, आपसे कुछ कहना मतलब पत्थरों पर सिर पटकने जैसा है, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं फिर साथ में चलेंगे। कृष्णा, जी भाई चलिए। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं जहां पहले से ही पिहू अपना खाना खा रही थी। तीनों शांति से खाना खाते हैं, फिर घर से बाहर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी 15 मिनट के बाद रुकती है तो आदित्य बाहर उतर जाता है, क्योंकि उसका हॉस्पिटल आ गया था जिसका नाम लाइफलाइन हॉस्पिटल है, और ये आदित्य का खुद का है। आदित्य को छोड़ने के बाद दोनों की गाड़ी अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस के सामने है, जहां बॉडीगार्ड्स दरवाजा खोलते हैं, जिससे सबसे पहले पिहू कार से हराती है, फिर उसके बाद कृष्णा बाहर आती है। उसका ऑरा ऐसा था कि सभी बॉडीगार्ड्स की नज़रें ऊपर उठने का नाम नहीं ले सकता था। यहाँ दोनों का एक अलग इंसान लग रही थी, खासकर कृष्णा जिसका चेहरा बिना भाव के था, जैसे एरोगेंट सीईओ का पूरा नमूना सामने खड़ा हो। कृष्णा घमंड के साथ चलते हुए उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाती है।
अंदर सभी वर्कर्स अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि उनकी बॉस के आने का समय हो गया था और सिर्फ एक गलती उनकी नौकरी के साथ करियर भी बर्बाद कर सकता था। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं सभी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं जिसको दोनों ही पूरी तरीके से इग्नोर करती हैं। फिर दोनों सीधा अपने पर्सनल लिफ्ट से सबसे ऊपर के फ्लोर यानी 20th माले पर जाती है जहां सिर्फ 2 ही रूम मौजूद था, एक कृष्णा का और एक पिहू का। दोनों सीईओ ऑफिस में जाती है। वहां कृष्णा सीईओ की कुर्सी पर बैठती हैं और पिहू सामने। पिहू, ये इतना सीरियस चेहरा बनाना कितना मुश्किल है, मुझ जैसे मासूम के लिए पता नहीं कितने लीग मुझे देखकर रोज डरते होंगे। कृष्णा, बकवास बंद करो और मेरा आज का शेड्यूल बनाकर बताओ और ये भी बताओ कि ठाकुरों के प्रोजेक्ट के लिए किस किस ने टेंडर दिया है, चाहे कुछ भी हो हमारा टेंडर ही पास होना चाहिए। जाओ अब अपने कैबिन में। इतने दिन में नहीं थे, देखो तुमने कितने काम बिगाड़े हैं। पिहू, हंसमा के नहीं कि थोड़ी शाबाशी दे दे, बस गलती निकाला, इतनी सारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर कैसे उठाई ये नहीं पूछो। किसी को मेरी परी ही नहीं है। ऐसे बड़बड़ाते हुए वो कैबिन से बाहर चली जाती है। कृष्णा एक बार उसे देखती है फिर अपना सिर न में हिलाते हुए, पूरी नौटंकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, फिर अपना ऑरा पहले जैसा करती है और अपने कसम में लग जाती है। कृष्णा की एक बात मैं आपको बता, वो ज़्यादा खुलकर बात नहीं करती है, ऐसा कहे कि उसके अंदर काम ही इमोशंस है। बहुत कम ही उसको हंसते हुए किसी ने देखा है, न वो अपने भाई बहन के साथ अलग होती है पर उसका स्वभाव बस थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उनके साथ, पर असली कृष्णा को कोई नहीं जानता कि वो असली में कैसी हैं। और एक चीज़ खास कहो या खतरा वो उसके पास जो बहुत खतरनाक है। लाइफलाइन हॉस्पिटल। आदित्य यहाँ का डायरेक्टर भी है और सबसे बेस्ट डॉक्टर भी, तो चलो थोड़ा देखे वो कर क्या रहे हैं। आदित्य ने आज वाइट कलर की फॉर्मल शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही ब्लैक पंच, जिससे वो किसी कोरियन मैन से कम नहीं लग रहा था। हॉस्पिटल के एक कैबिन में आदित्य अपने हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक बच्चा और एक कपल बैठे हुए थे। आदित्य के हाथ में कोई फाइल थी जो शायद उस बच्चे की थे। आदित्य रिपोर्ट को नीचे रखते हुए एक प्यारी स्माइल करता है और कहता है, वेरी गुड यश, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आपके जम जल्दी खत्म हो रहे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर बहुत सारी मस्ती भी करोगे। वो उसके गालों को खींचते हुए कहता है, यश यस अंकल, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, देखना मैं सबको धिशुम धिशुम कर मार दूंगा, कहते हुए अपने हाथों को उसे तरह घूमते हुए हंसने लगता है। उसकी बात सुन आदित्य भी हंसने लगता है, साथ ही उस बच्चे के माता पिता के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती हैं। आदित्य, चलो आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है। यश, ठीक है। वो चला जाता है। बच्चे के जाने के बाद आदित्य उसके माता पिता से कहता है, आदित्य, उसका ऑपरेशन हो चुका है तो आप लोग इतना परेशान मत होइए, अब उसका हार्ट एकदम ठीक है, रिपोर्ट बहुत अच्छे आए हैं, वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, 2 सप्ताह में उसको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। वो कपल उसके सामने अपना हाथ जोड़ने लगते हैं तो आदित्य जल्दी से उनका हाथ पाकर लेता है और यश के पिता को गले लगाकर कहता है, डोंट वरी, वो बहुत स्ट्रांग है, आपको वो जल्दी ही अपने घर में हुड़दंग करते मिलेगा। उसके बाद दोनों चले जाते हैं, तभी उसका फ़ोन बजता है जो टेबल पर रखा हुआ था। वो देखता है उसके मुंबई वाले ब्रांच से कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाता है तो उधर से कुछ कहा जाता है जिसके कारण उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी दिखने लगता है। आदित्य अपने सर को दोनों अपने एक हाथ के दोनों उंगलियों से सहलाते हुए कहता है, ठीक है मैम, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, तब तक आप वहां के सिचुएशन को संभाले। कॉल रखते ही वो थोड़ा परेशान नजर आने लगता है। वही अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज में कृष्ण, जो लगातार अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, उसकी पतली उंगलियां उस पर ऐसे चले रहे थे जैसे किसी हैकर के हो। तभी गेट नॉक होता है। कृष्ण अपने कोल्ड आवाज में, कम इन। गेट खुलता है और पिहू अंदर आकर खड़ी हो जाती है। कृष्णा उसी आवाज में, बोलो। पिहू उसके बोलते ही तोते के कारण उसका पूरा शेड्यूल बताने लग जाती हैं। पूरा शेड्यूल बताकर एक लंबी गहरी सांस लेती है, फिर कुछ ऐसा कहती हैं जिससे उस कमरे का तापमान बहुत डरावना और ठंडे बर्फ जैसा हो जाता है। 16 कृष्ण का गुस्सा और खुद को चोट पहुंचाना। अब तक आपने देखा कि पिहू कृष्णा को उसका शेड्यूल बताती है, उसके बाद कुछ ऐसा कहती जिसके कारण कमरे का तापमान बहुत ज़्यादा डरावना और ठंडा हो जाता है। अब आगे, शेड्यूल बताने के बाद पिहू एक गहरी सांस लेती है तो कृष्णा उसे अपने 2 उंगली से जाने का इशारा करती हैं, जिसको पिहू ने समझ तो लिया पर वो वही खड़ी रहती है। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकाल रहा था। जब कृष्णा को एहसास होता है कि पिहू अभी तक नहीं गई है तो वो अपना बिना भाव का चेहरा ऊपर करती है और अपनी एक भौं को उठाकर उसे देखती है, जैसे जानना चाहती हो कि क्या बात है। कृष्णा, क्या और कुछ कहना है? पिहू, ये एस बॉस। कृष्णा, तो बोलो, किसका इंतजार कर रही हो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। पिहू, बॉस वो बात ये है कि कृष्णा, लगता है तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है तो बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से बिजी कर सकती हूँ। पिहू, नहीं नहीं, फिर एक ही सांस में फटाफट बोलने लगती है, ठाकुर के जिस टेंडर को हमने भरा है उसके लिए सभी सीईओ को मुंबई बुलाया गया है और अगर कोई नहीं आता है तो वो उसको टेंडर से बाहर बाहर कर देंगे। अपने बात खत्म करते ही वो तेज तेज सांस लेने लगती है। तभी उसको ऐसा महसूस होता है जैसे ठंड बढ़ गई है, उसके रोए आने लग गए थे। वो जैसे ही अपना सिर ऊपर कर कृष्णा को देखती है उसके पूरे शरीर में एक डर की लहरें खून के साथ दौड़ने लगती है, वो सांस लेना ही भूल जाती है।
उसके बाद उसे होश भी कृष्णा की डरावनी आवाज़ से आता है। कृष्णा गेट आउट एंड डोंट इवन ट्राई टू कम बैक अंटिल आई टेल यू। ये कुछ शब्द वो इतने खतरनाक तरीके से बोलती हैं जैसे अगर अभी पीहू कैबिन से बाहर नहीं गई तो आगे जो होगा वो शायद अच्छा ना हो। पीहू भी बात की नजाकत को समझते हुए तुरंत कैबिन से गायब हो जाती है। वैसे भी उसे अंदर सांस भी नहीं आ रही थी, अगर वो थोड़ी देर और अंदर होगी तो पक्का वो बेहोश गिरी होती। पीहू कैबिन के बाहर आते ही अपने घुटने पर हाथ रख जोर जोर से सांस लेने लगती है। बाप रे बाप, मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं कितनी ही बार मौत को छू के आती हूँ बताओ, फिर भी सबको लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है। स्मक स्मक। फिर अपने सर पर टपली मारते हुए पीहू, ये बहुत सीरियस मामला है। एक तो पता नहीं कृष्णा को मुंबई के नाम से क्या हो जाता है, कहीं गुस्से में ये फिर से अपने आप को चोट न पहुंचा दे। सबसे पहले मुझे भाई को कॉल करना होगा, एक वही है जो इसके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आप में पॉकेट से फ़ोन निकालती है और कॉल चेक करते हुए अपने कैबिन के तरफ चली जाती है। सेओ कैबिन। कृष्णा अपना सिर नीचे किए हुए थी, उसने अपने मुट्ठी को बंद रखा था जैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रही हो। जब उससे नहीं हो तो वो एक झटके से खड़ी होती है और टेबल पर रखे सभी सामान यहाँ तक कि लैपटॉप को भी एक झटके में अपने एक हाथ से फेंक देती है। वहाँ कांच के भी बहुत सारी शोपीस थे जिसे वो इधर उधर फेंके जा रही थी, जिसके कारण पूरा कैबिन कांच और सामान से गंदा हो चुका था। कृष्णा की आंखें हारी होने लगी थीं, जिसका साफ मतलब था कि उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। साथ ही उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी जिसके आवाज़ भी कोई आसानी से सुन सकता था। जब पूरा कैबिन तहस नहस हो जाता है तो कृष्णा अपने बलों को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाती है। हाउस की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि किसी की भी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ जाती, लेकिन जो उसको जानते होंगे सिर्फ उनको ही पता होगा कि इस डरावनी आवाज़ के पीछे कितना दर्द है। उसके सिर की नसें देखने लगी थीं, ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगी। जब उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो वो कांच के खिड़की पर अपने उसी हाथ को जोर से मारती है जिसमें कल रात चोट लगी थी। उसके 2 वार से ही कांच टूटकर चकनाचूर चूर हो जाता है, कुछ उसके हाथ के अंदर तक धंस जाते हैं, कुछ उसके गले तो कुछ उसके सिर पर भी लगे थे। कृष्णा की आंखें अब पूरी तरह से हरी हो गई थी, इतनी चोट लगने के बाद भी उसके गले से एक उफ तक नहीं निकली थी। जैसे ही वो कांच तोड़ती है, एक झटके के साथ कैबिन का दरवाजा खुलता है और वहां से कोई 2 लोग जल्दी से अंदर आते हैं, पर अंदर का नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती में बस यही प्रलय आया हो। वो दोनों कोई और नहीं पीहू और आदित्य थे। आदित्य को पीहू ने सारी बात बता दी थी जिसके कारण वो सभी चीज़ों को छोड़ तुरंत ऑफिस आ गया था। दोनों गेट के पास खड़े थे कि उन्हें कृष्णा की आवाज़ आती है जो बहुत ठंडी और अलग थी, जैसे वो नहीं कोई और हो। कृष्णा, मैंने कहा था ना किसी को अंदर मत आने देना, हिम्मत कैसे हुई फिर अंदर आने की? ये सब वो बिना पीछे देखे बोल रही थी। अभी उसके दोनों हाथ कांच के की खिड़की के ऊपर थे जहां वो गहरी सांसें ले रही थीं। उसकी ऐसी आवाज़ सुन पीहू के आंख से आंसुओं आने लगते हैं। वो बहुत डर गई थी, डर तो आदित्य भी गया था पर उसका करा कुछ और था। वो पीहू को बाहर जाने को बोलता है ताकि कृष्णा उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए। उसके जाने के बाद वो गेट अंदर से बंद कर आगे कृष्णा के तरफ जाने लगता है। वो देख सकता था कैसे कृष्णा अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, अगर वो ऐसा न करे तो शायद वो उसे भी चोट पहुंचा सकती है। वो जल्दी से कृष्णा के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और उसे शांत करने लगता है। आदित्य, बच्चा शुश, शांत हो जाइए, ठीक इतना गुस्सा अच्छा नहीं है आपके लिए। वो उसके बलों को बार बार सहलाकर शांत करने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई अपने बच्चे को करता है। वही कृष्णा के हाथों की मुट्ठी अभी तक नहीं खुली थी, उसका शरीर अब धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था, लेकिन उसकी सांसें अभी अभी वैसे ही तेज थीं। लगभग 10 मिनट बाद कृष्णा का शरीर पूरा आदित्य के ऊपर था, जैसे उसमें अब जान ही न हो, लेकिन उसकी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। जब आदित्य देखता है वो शांत हो गई हैं तो उसे वही सोफे पर बैठता है और जल्दी से उसकी टेबल के दराज में कुछ ढूंढने लगता है। कुछ पल बाद ही वो एक डब्बा के साथ फर्स्ट एड लेकर उसके पास आता है। सबसे पहले जो वो उस डब्बा से एल गोली निकालता है जो शायद किसी चीज़ की दावा थी और कृष्णा को दे देता है, जिसे उसने बस अपने हाथों में ले लिया था पर खाया नहीं था। तब आदित्य की कारक आवाज़ उसके कानों में जाती है। आदित्य, कृष्णा। उसके इतना कहने पर वो एक नज़र उसे देखती है, फिर दावा बिना पानी के खा लेती हैं। उसके बाद वो उसके चोट लगे हाथों में पट्टी करने लगता है जिसमें से अभी तक बहुत खून निकाल गया था। पट्टी करते करते वो उसे डांट भी रहा था। आदित्य, कृष्णा, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है जो मैं आपको हमेशा समझाता रहूं। आपने पीहू को देखा, वो कितनी ज़्यादा डर गई हैं, ऐसे बेचारी को कोई परेशान करता है क्या? फिर उसके चेहरे को देखते हुए थोड़े गंभीर आवाज में कहता है, आपको वहां नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप मुंबई मत जाइए, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है, पर खुद को चोट भी मत पहुंचाए। और कृष्णा उसकी बात को बीच में काट कर कहती हैं, मुझे जाना है। उसकी आंखें एक तक उस हाथ को देख रही थीं जिसमें पट्टी किया जा रहा था। उसके इस बात पर आदित्य जो पट्टी कर रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं, मगर कुछ सेकंड बाद वो कहता है, आपको इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वहां जाने का सोच रही है तो मैं आपको बता दूं, मुझे भी कल मुंबई जाना है, एक बहुत सीरियस केस आया है। मैं सोच ही रहा था आपको कैसे बताऊं। खैर, वहां एक पुलिस ऑफिसर को दिल के पास गोली लगी है जिसको निकालना बहुत रिस्की है, उसके लिए 1 घंटा पहले ही मुझे कॉल आया है। अगर आपका फैसला वही रहा तो हम सब साथ में कल चलेंगे।
और अभी जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक ये जो अपने कचरा किया है उसे साफ करने के लिए बोल देते हैं। इतना बोल वो वहां से चला जाता है बाहर। सीधे वो पीहू के कैबिन में जाता है जो वो अपने चेयर पर बैठी नाखून चबा रही थी। जैसे ही वो आदित्य को देखती है उसके पास जाके बोलती है, पीहू क्या हुआ भाई, वो ठीक तो है ना? आदित्य, वो ठीक है, आप किसी स्टाफ को बोलकर उनके कैबिन को साफ करवाए और कल मुंबई जाने की तैयारी करिए। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। पीहू, जिसको अभी तक अपने सपनों में थी, जैसे ही उसे लगता है कि वहां और कोई नहीं है, वो होश में आती है और खुद से बोलती है, वरी ढेई, ये क्या था? एक तो कोई मुझे पूरी बात बताता ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो पूरी सस्पेंस से भरी है। चलो छोड़ो, पहले इस कृष्णा का रूम ठीक करवाना पड़ेगा। कहते हुए वो किसी को कॉल करती है। वही आदित्य के जाने के बाद कृष्णा सोफे पर अपना सिर रख लेती है और सीलिंग को एकटक घूरने लगती है। उसकी आंखें एकदम खाली थी। कुछ पल बाद वो वहां से उठती है और सीधा दीवार के तरफ जाने लगती है जहां एक यूनिक डिज़ाइन बना हुआ था। उसी के एक पार्ट को थोड़ा घूमते ही वो दिलावर वहां से हट जाती है और अंदर एक ब्लैक थीम का रूम था जहां आगे बीचों बीच एक लग्जूरियस बेड था जिसके साइड कांच की बड़ी खिड़की थी जिससे पूरा शहर आराम से दिख सकता था। कमरे में वो सारी सुविधाएं थी जो एक घर के कमरे में होती है। कृष्णा बिना इधर उधर देख सीधे बाथरूम में जाती हैं। आधे घंटे देर बाद वो एक बाथरोब पहनकर अंदर आती है, वहां से सीधा वार्डरोब के तरफ जाती हैं। 10 मिनट बाद उसने अपने कपड़े बदल लिए थे क्योंकि वो पूरी पसीने से हड़बतर हो गई थी, साथ ही खून भी लगा हुआ था। उसने अभी एक वाइट टॉप और ब्लैक पंत पहना हुआ था। वो वार्डरोब से बाहर आती है और बाथरोब को ऐसे ही सोफे पर फेंक देती और बेड पर बेपरवाह लेट जाती है। उसके आधे पैर बेड से लाटक रहे थे और बाकी का शरीर बेड पर था। वो एकटक सीलिंग को देख रही थी। ये जानना बहुत मुश्किल था कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। सो सकता है ये तूफान के पहले के शांति है, फिलहाल तो मेरे यहाँ तूफान आया हुआ है सच्ची का। मुंबई ऑफिस में कोई अचानक अविनाश के कैबिन में जाता है जहां वो कोई काम कर रहा था, लेकिन गेट खुलने के आवाज से उसका ध्यान वहां चला जाता है। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है कि जो इंसान कैबिन में आया था वो एक झटके से अविनाश के गले लग जाता है। गले लगने पर जब अविनाश को एहसास होता है कि कौन है, तभी उसे उस इंसान के सिसकियों की आवाज आती है जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो रो रहा है। अविनाश उसके रोने से घबरा जाता है और कहता है, अविनाश क्या हुआ? 17 कियान की घबराहट और बुरा सपना। अब आगे। मुंबई ऑफिस में कोई अचानक अविनाश के कैबिन में आ जाता है जहां वो कोई जरूरी काम कर रहा था, पर अचानक गेट खुलने के वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है कि सामने वाले इंसान को देख वो जैसे ही खड़ा होता है वो इंसान तुरंत उसके गले लग जाता है। अचानक गले लगने से अविनाश के कदम लड़खड़ा जाते हैं, पर फिर अपने आप को संभालकर उस इंसान को वापस गले लगाकर पूछता है, अविनाश क्या हुआ कियान, तुम अचानक यहाँ? तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आती है। जैसे ही उसे ये लगाता है ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि कियान की है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है को आखिर बात क्या है। अविनाश उसे अपने आप से अलग करता है और अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठाता है और खुद उसके बदल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। अविनाश क्या बात है कियान, तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई बात हुए है? बताओ मुझे। वो सारी चीज़ें शांति से पूछ रहा था ताकि कियान बिना किसी हिचकिचाहट के उसको पूरी बात बताए। वही अविनाश का सवाल सुन वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखता, फिर अपने शर्ट की स्लीव से अपने आंसुओं को ही पोंछते हुए कहता है, कियान पता नहीं भाई, मैं अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था, अचानक मुझे बहुत बेचैनी होने लगी तो मैं वही सोफे पर लेट गया था। कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। और अविनाश, तो क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हें नींद आ गई? उसकी बात सुन कियानी का चेहरा एक रूठे हुए प्यारे बच्चे जैसा हो जाता है। वो अपना नाक सिकुड़ते हुए कहता है, कियान भाई आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो जबकि मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं सच में डर गया है। मुझे बहुत बुरा सपना आया था जिसमें कृष्णा को बहुत चोट लगी हुई थी और हम सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। अविनाश उसकी बात सुन किसी सोच में गुम हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसे भी बहुत घबराहट हो रही थी जिससे ध्यान हटाने के लिए उसने अपना पूरा ध्यान काम में लगा लिया था। जब कियान देखता है अविनाश का ध्यान कहीं और है तो वो उसे हिलाते हुए बोलता है, भाई भाई कहाँ खो गए? कियान के हिलाने से वो अपने सोच से बाहर आता है और कहता है, हाँ क्या बोल रहे थे? कियान पता नहीं भाई, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। कभी कभी ऐसी ही बेचैनी होती है पर क्यों समझ ही नहीं आता, और आज ऐसा सपना मैं बहुत डर गया था। कृष्णा ठीक तो होगी न, कहीं उसे कुछ? अविनाश ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ होगा उसे, हम उसे जल्द ही अपने पास वापस ले आएंगे, चिंता मत करो, तुमने बस बुरा सपना देख है, कृष्णा ठीक होगी। बोलने को तो वो बोल रहा था पर ये तो उसे भी नहीं पता कि आखिर कृष्णा है कहाँ, कब मिलेगी या फिर। कियान भाई मुझे बचपन से लेकर आज तक एक बात खाई जा रही है। अविनाश क्या? कियान उस दिन अगर पापा की गलती थी तो हमने भी तो उसे कितना कुछ कह दिया था। हम सच में बिल्कुल भी अच्छे भाई नहीं है। भले ही हमने बाद में उस पाउटिंग साले विवान को कितना ही क्यों न मारा हो, पर जब हमें अपनी बहन के साथ होना चाहिए था तब हम उसके साथ नहीं थे। अविनाश उसके कंधे पर हाथ रख, सच कहा तुमने, हमने तो अभी तक ये बात घर में किसी को भी नहीं बताई है कि हमने भी उस दिन स्कूल के आने के बाद कृष्णा पर अपने स्कूल का सारा गुस्सा निकाल दिया था।
दोनों को भले ही उस टाइम बच्चे थे पर इतने भी नहीं कि वो सही गलत न जान पाए। उसने पास बचपन से ही हाई आईक्यू था पर शायद वो वहाँ उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए जहाँ करना चाहिए था। कहने को तो ये सिर्फ एक बात है, पता नहीं इन्होंने कितनी ही बार उसका दिन दुखाया होगा, लेकिन अब इनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। दोनों बात कर रहे थे पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गेट थोड़ा खुला हुआ था और वहाँ एक परछाई दिखाई दे रही थी जो उनके बात खत्म होते ही गायब हो गई थी। कियान, भाई ओम कब आएगा? उसके पास हमसे ज़्यादा पावर है, क्या पता जो काम हम इतने सालों से नहीं कर पाए वो कर दे। अविनाश, हम मेरी बात हुई है उससे, वो आने वाला है। वैसे भी ठाकुर के टेंडर के लिए उसे आना ही है, वो कुछ दिन में आ जाएगा तो हम बात करेंगे। तभी अविनाश का फ़ोन बजता है। जब दोनों देखते हैं तो वहाँ माई लव दिल लिखा आ रहा था। उसे देख कियान अविनाश को थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है, कियान ठीक है भाई, अब तो किसी को अपनी होने वाली बीवी से फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है, अब मेरा क्या ही काम। लास्ट वाली बात उसने ऐसे कही थी जैसे वो बहुत निराश हो। अविनाश के कान लाल हो गए थे उसकी बातों को सुनने से पहले। कियान और कुछ उल्टा सीधा बोलता, वो उसे आंखें देखते हुए बोलता है, शांति से बाहर चले जाओ वरना। कियान, जा रहा हूँ। गेट के पास जाते ही वो दोबारा पीछे पलटता है और एक आंख ब्लिंक कर कहता है, अच्छे से प्यार से बात करना मेरी बेइज्जती से, और गेट बंद कर लेना, क्या पता आपकी प्यार भरी बातें कोई सुन ले। इतना बोलता वो भाग जाता है। उसे ऐसे भागते देख अविनाश अपना सिर न में हिलाता है जैसे ये उसके रोज का काम हो और कॉल उठा लेता है। अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज सीईओ कैबिन के रूम में कृष्णा बेड पर वैसे ही लेटी हुई थी। आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था। फर्क बस इतना था कि इस बार उसकी आंखें बंद थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो सो रही है या बस आंखों को बंद किया हुआ है। कुछ पल बाद उसकी आंखें कस जाती है, जो अपने हाथों चादर को पकड़ के मुट्ठी में बंद कर लेती है। उसकी पकड़ इतनी तेजी थी जैसे चादर अभी फट जाएगी। अचानक से ही वो अपनी आंखों को खोल लेती है। एक झटके से बैठकर तेजी सांसें लेने लगती है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। आँख फुल होने के बाद भी उसे पसीना आ रहा था। कृष्णा अपनी सांसों को कंट्रोल करती है, फिर उत्तर कर उस रूम से बाहर चली जाती है। उसे देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन इस बार शायद उसने कुछ न कुछ फैसला ले लिया था जो किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए नहीं, ये आने वाला समय ही बताने वाला था। जब वो अपने केबिन में आती है, उसका केबिन अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था और नया लैपटॉप भी वही रखा हुआ था। वो अपनी चेयर के पास जाकर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। उसके चेहरे के भाव एकदम शून्य थे, उसकी आंखें एकदम खाली थी। कुछ देर बाद वो अपना फ़ोन टेबल से उठाती है और किसी को कॉल कर कहती हैं, कृष्णा, कम टू माई कैबिन विद इन 2 मिनट्स, इफ़ यू आर लेट इवन बाय अ सेकेंड देन। वो अपनी बात बीच में ही छोड़ कॉल काट देती हैं। 2 मिनट पूरे होने से पहले ही उसका गेट नॉक होता है। कृष्णा कम डेडपैन फेस, उसके कहते ही पीहू जल्दी से अंदर आती है। वो थोड़ा हाफ रही थी क्योंकि वो अभी 2 माला चढ़कर आई थी। हड़बड़ में वो भूल ही गई थी कि लिफ्ट भी इस्तेमाल कर सकती है। जब उसे कृष्णा की घूरती नज़रों का एहसास अपने ऊपर होता है तो वो झटके के साथ सीधी खड़ी हो जाती है। हाँ, भले ही वो बहनें हैं पर घर पर यहाँ बस कृष्णा की चलती है। उसने जब भी उसकी बात नहीं मानी है, ऑफिस में भरपाई उसे ही करनी पड़ी है। ऊपर से कृष्णा की वो ठंडी आंखें, जिसे देख उसके खुद के भाई कभी कभी इसे बलि का बकरा बना देते हैं, तो वो क्या ही है। पीहू, यस बॉस, आपने मुझे बुलाया, वो जल्दी से बोलती है। उसके बाद जो उसे जवाब मिलता है उसे सुन उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अचानक वो वही बेहोश होकर गिर जाती है। CH-18 आदित्य का कृष्णा को समझाना और अनजान से टक्कर। अब आगे, जैसे ही पीहू को कृष्णा की घूरती नज़र अपने ऊपर महसूस होती है, वो एक झटके से सावधान में खड़ी हो जाती है। पीहू, यस बॉस, आपने मुझे बुलाया। कृष्णा, हम जाओ और प्राइवेट जेट तैयार करवाओ, हम आज रात ही मुंबई के लिए निकलेंगे। हमारे साथ भाई भी चल रहे हैं, और हाँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, समझी। कृष्णा ये सभी बातें अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोल रही थी। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, उसे किसी के किरणों की आवाज़ आती है। जब इसने सामने देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन आगे झुकने पर उसे पीहू बेहोश दिखी। पहले तो उसे भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर फिर वो अपने सीट से उठती है और वही आगे रखे बॉटल का सारा पानी एक बार में पीहू के ऊपर फेंक देती है। वही पीहू जो नीचे गिरी हुई थी, अचानक पानी पड़ने से एक झटके के साथ बैठक जाती है और अपना हाथ इधर उधर कर चिल्लाती है, पीहू भूत। उसकी आवाज़ उसके गले में ही रह जाती है जब उसकी आंखें कृष्णा की डरावनी आंखों से मिलती है। कृष्णा, अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो जाकर काम करो, एक भी लगती हुए तो। पीहू उसकी बात सुन जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, उसका पैर पानी के कारण फिसल जाता है और वो दोबारा गिर जाती है। वही उसका ड्रामा देख कृष्णा नमे सिर हिलती है और अपनी चेयर बैठ बैठक कर कहती हैं, कृष्णा, इफ़ आई सी यू हियर आफ्टर 5 seconds देन आई विल एंश्योर दैट यू रीच मुंबई बाय जॉसलिंग इन द ट्रेन। उसने अभी इतना बोला ही था कि गेट बंद होने की आवाज़ आती है, जिसको बिना ध्यान दिए हुए वो दोबारा काम करने लगती है। वही बाहर पीहू अपनी कमर पर हाथ रखे हुए थी। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था क्योंकि गिरने के कारण उसके कमर में बहुत जोर से लगी थी। वो अपने कमर पर हाथ रखे बड़बड़ाते हुए अपने कैबिन में जाती हैं। पीहू, हाय राम, मेरी कमर बताओ, मुझे चोट लग गई। ये नहीं कि मुझे उठाए, उल्टा मुझे ही धमकी दे रही है। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने इसकी असिस्टेंट बनाने के लिए जिद की थी, मेरे ही मती मारी गई थी। और फीमेल
लेकिन 1 मिनट कहते हुए वो रुक जाती है। अभी क्या कहा था कृष्णा ने कि मुंबई जाना है, कैसे कैसे हुआ ये चमत्कार? मुझे तो लगा ये ठाकुर वाला टेंड गया अपने हाथ से। मैं इतने सालों से बोल रही थी कि चल एक बार मुंबई चलते हैं, मेरी बात एक बार भी नहीं मानते थी, उल्टा इसका गुस्से का वोल्टेज ही हाई हो जाता है। तो ये हुआ कैसे हुआ? अब इसका राज बस एक ही आदमी खोल सकता है और वो है भाई। वो आदित्य को कॉल लगाती है। पिहू भाई, अपने तो बस अपना टिकट करने को कहा था ना, ये कृष्णा मान कैसे गई मुंबई जाने को? आदित्य, आपका दिमाग सच में घुटनों में है क्या? हमने आपको हम तीनों के लिए कहा था, हम तीनों जा रहे हैं मुंबई, और हाँ, उससे इस बारे में बात मत करिएगा। अगर उसने मन बना लिया है तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा। पिहू जी भाई, मैं समझ गई, आप आज रात तैयार रहिएगा, हम आज रात ही चलेंगे, कृष्णा का ऑर्डर है। आदित्य ठीक है, आप दोनों शाम को घर आ जाइएगा, पैकिंग कर वहीं से साथ में चलेंगे। ठीक है, मेरी अभी एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, शाम में मिलते हैं। पिहू ठीक है। कॉल रखने के बाद वो किसी और को कॉल करती है और प्राइवेट जेट रात को रेडी करने के लिए कहती हैं। सब करने के बाद वो जैसे ही चेयर पर बैठती है उसके कमर में दर्द होने लगता है, क्योंकि 2 बार गिरने के कारण इसे लग गई थी। तभी उक्त गेट नॉक होता। पिहू कम इन। एक ओल्ड स्टाफ अंदर आता और एक ट्यूब उसे देते हुए कहता है, ये लीजिए मैम, बॉस ने ये आपको दे के लिए कहा है। पिहू वो ट्यूब लेकर उसे जाने के लिए कहती है। ठीक है, आप जाइए। पिहू उस ट्यूब को देखती है जो दर्द के लिए था, तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सोचती है कृष्णा कितना भी रूढ़ हो, ये दिखा लिए कि उसे किसी से मतलब नहीं है, लेकिन जिसे वो अपना मानते हैं उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसका दिल बच्चों जैसा है जिसके आसपास उसने बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है। कहाँ वो उससे गुस्सा हो रही थी, लेकिन उसके एक एक्शन से उसका सारा गुस्सा उड़ गया। उसके बाद वो उस ट्यूब से दावा लगा लेती है। रंधावा कोऑपरेशन। कियान अपने कैबिन में बैठा हुआ था, उसका मन अब थोड़ा शांत हो गया था अपने भाई से बात करके, लेकिन उसके मन में एक डर सा बैठ गया था जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए उसने सोच लिया था कि घर जाकर वो ये बात अपनी दादी से कहेगा। इसके लिए वो अपना काम दोगुनी स्पीड से करने लगता है ताकि जल्दी घर जा सके। रात 7 बजे तीनों प्राइवेट जेट में मौजूद थे, जहां वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कृष्णा प्राइवेट जेट के रूम में सोफे पर बैठी हुई किसी सोच में गुम थी। तभी उसका गेट खुलता है और आदित्य अंदर आकर उसके बगल में बैठ जाता है। आदित्य, कहीं आपको अपने फासले पर अफसोस तो नहीं तो रहा? कृष्णा उसे देख, किस बात का अफसोस भाई? आदित्य स्पीड समझदार है, फिर भी कहीं आपको अब पछतावा तो नहीं हो रहा अपने मुंबई जाने के फैसले पर? कृष्णा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्ण अपना सिर आदित्य की गोद में रख लेती है तो वो उसके सिर को सहलाते लगता है। आदित्य, तो किस बात से आप परेशान है? कृष्णा, आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या है मेरे बिना बताए? आदित्य, खून और दिल दोनों का रिश्ता है आपसे हमारा, चलिए अब बताइए क्या बात है? कृष्णा, मुझे बाकी किसी से मतलब नहीं है, पर है दद्दू और दादी के सामने आ गई तो खुद को कैसे संभालूगी? आदित्य, तो आपको किसने मना किया है? आप चाहें तो उनसे मिल सकती है, अगर आप अपनी बच्चन छुपा भी लेंगी तब भी हमें यकीन है आपके एक एहसास से वो आपको पहचान लेंगे। उसकी बात पर कृष्णा उसे देखती है। आदित्य, बच्चा वो आपसे जुड़ी हुई है, उनकी जान बसती थी आप में, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का एहसास कैसे भूल सकता है? हम यही कहेंगे आपसे कि अगर भगवान ने आपका सामने उनसे कराया तो आप उनसे जरूर मिले। क्या पता ये आपके शिव जी की कोई लीला हो। कृष्णा उसकी बातों को गौर से सुन रही थी और अब उसने मन में ये सोच भी लिया था वो जितने दिन वहां रहेगी उसमें अगर कभी उसके दद्दू या दादी से मिलने का मौका मिला तो वो उसे जाने नहीं देगी। कितने साल हो गए उसने सभी को टीवी पर देखा है जिसमें वो सब खुश लगते थे। पहले उसके मन में बहुत बार ये सवाल आता था कि क्या उन्होंने उसे भुला दिया, क्या उन्हें एक बार भी उसकी याद आई होगी, लेकिन अब उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, या है भी तो वो कभी उन्हें नहीं दिखाएगी। वही उसकी मन की बात आदित्य समझ रहा था, पर वो चाहता था इससे वो खुद लारी, कब तक वो अपने भावनाओं को अपने अंदर दबा कर रखेगी। आदित्य के थपकी देने पर कृष्णा की आंखें भारी होने लगती है और वो सोचते सोचते सो जाती है। उसे सोया देख आदित्य उसे अपनी बाहों में उठाता कर बेड पर अच्छे से सुला देता है और रूम से बाहर चला जाता है। बाहर पिहू इधर उधर चक्कर लगा रही थी तो वो रुककर उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही पिहू वापस मुड़ती है अचानक अपने पीछे उसे देख डरकर 4 कदम पीछे चली जाती है। पिहू अपने सीने पर हाथ रख, भाई ऐसे अचानक कौन पीछे आता जाता है, क्या आप मुझे मरना चाहते हो? आदित्य अपने एक भौं ऊपर, आप पहले ये बताए आप ये कृष्णा के गेट के बाहर क्या कर रही है? पिहू जिसे याद आता है कि वो यह क्यों है तो जल्दी से बोलती हैं, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी भाई, आपको पता है कुछ दिन बाद क्या है? आदित्य, हमें याद है पिहू, तो इस बार हम कहीं बाहर है तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए? आदित्य, हम भी यही सोच रहे थे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे उसको दिन को अच्छा बनाएं। पिहू, भाई ये कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही कृष्णा का काम करते करते थक जाती हूँ और कितना काम करूंगी मैं, आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। आदित्य, ठीक है मेरी माँ, अब जा। 2 घंटे बाद एयरपोर्ट पर
तीनों ने मास्क लगाया हुआ था और गार्ड्स उनके साथ नहीं चल रहे थे, पर वही आसपास मौजूद थे। कृष्णा उनसे 2 कदम पीछे थी। वो वीआईपी एरिया से बाहर जा ही रहे थे कि कृष्णा की टक्कर किसी से हो जाती है और दोनों की पोजीशन चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिससे कृष्णा टकराई थी वो उसके बाहों में था और कृष्णा ने उसे शाहरुख खान की तरह उसे पकड़ा हुआ था, जिससे सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वहां खड़े सभी अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेते हैं। 19 कृष्णा का अनजान लड़के से टक्कर और कृष्णा के बारे में फाइल। अब आगे 2 घंटे बाद एयरपोर्ट पर तीनों ने मास्क लगाया हुआ था और गार्ड्स उनके साथ नहीं चल रहे थे, पर वही आसपास मौजूद थे। कृष्णा उनसे 2 कदम पीछे थी। वो वीआईपी एरिया से बाहर जा ही रहे थे कि कृष्णा की टक्कर किसी से हो जाती है और दोनों की पोजीशन चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिससे कृष्णा टकराई थी वो उसकी बाहों में था और कृष्णा ने उसे शाहरुख खान की तरह पकड़ा हुआ था। उसका एक हाथ जो जख्मी था वो उसके कमर पर था और एक उसके गले के नीचे। वही उस इंसान के भी एक हाथ कृष्णा के कंधे और एक उसकी कमर को पकड़े हुए थी। वो एरिया वीवीआईपी के लिए था, इसीलिए कोई नहीं था, पर कृष्णा और उस इंसान के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थी, जिनकी आंखें ऐसे हो गई थी जैसे अभी बाहर आएगी, जिसमें आदित्य भी था। पिहू तो आंख मुंह फाड़े सामने के नज़र को देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। किसका? रिंगटोन सुन सभी अब उसे देखने ऐसे देखते हैं जैसे उसने ये रिंगटोन लगाकर कितना बड़ा पाप कर दिया है। इश्क दी गलियां तंग हैं, शर्मा शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है। पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए। कैसी ये पहेली मोह दिल मर जाना, इश्क में जलती बड़ा जुर्माना। तू सबर तो कर यार मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र ने गोली मार है, दिन जींदड़ी ते 4। हौले हौले हो जाएगा प्यार छलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार x2। जहां सभी का ध्यान पिहू पर और उसके हाथ में पकड़े फ़ोन पर था, तभी कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उन्हें एक नया झटका लगता है। वही कृष्ण जो अपने बाहों में गिरे लड़के की नीली आंखों में कुछ पल के लिए ही सही खो गई थी। रिंगटोन के कारण वो होश में आती है, लेकिन उस गाने को सुन उसका ऑरा और खतरनाक हो जाता है। वो वहां खड़े सभी लोगों को महसूस हो रहा था, जिसके कारण पिहू तुरंत अपना फ़ोन बंद कर साइलेंट पर कर देती है। फिर कृष्णा उस लड़के को देखती है जो एक तक उसे ही देख रहा था, तो वो एक ही झटके में अपना हाथ हटा लेती है, जिसके कारण वो लड़का जोर की आवाज़ से गिरता है और उसका ध्यान टूटता है। उसकी आंखें लाल होने लगी थी, पर वो अभी तक कृष्णा की ब्राउन आंखों में देख रहा था या शायद कुछ ढूंढ रहा था। उस लड़के के बॉडीगार्ड्स होश में आते हैं और जैसे ही कृष्णा की तरफ बढ़ते हैं, उनके सामने बहुत से बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं। कृष्णा बिना एक नज़र उसे लड़के या किसी को भी देखे तेज कदमों से आदित्य और पिहू के पास जाती है और कोल्ड आवाज में कहती हैं, कृष्णा ड्रामा खत्म हुआ, जल्दी चलिए नहीं तो अपने लिए ऑटो ढूंढ लीजिएगा। कहते हुए गेट से बाहर चली जाती है जहां उनकी कार खड़ी थी। जब दोनों होश में आते हैं तो देखते हैं कृष्णा वहां नहीं है, तो जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। उनके आने के बाद कृष्णा कार आगे बढ़ा देती है। उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की कास थी। उस लड़के के बॉडीगार्ड से भी कोई एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि उनके बॉस ने न कुछ कहा था और न ही उनके असिस्टेंट ने। वही वो लड़का जो कब से कृष्णा की आंखों में खोया हुआ था, नीचे गिरने के बाद उसके मुंह से अचानक निकालता है, लड़का कृष्णा। उसको होश तब आता है जब उसका असिस्टेंट उसके पास आकर कहता है, असिस्टेंट सर वो लोग चले गए, आप उठिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लड़का अपने होश में आता है, उसकी नीली आंखें लाल हो गई थी। वो अचानक खड़ा होता है और कहता है, पता करो कौन थी वो, मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। वीवीआईपी एरिया में है तो कोई बड़ी शख्सियत ही होगी। उसकी आवाज़ जितनी ठंडी और डरावनी थी, वहां खड़े सभी की रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन पैदा हो गई थी। इतना बोलने के बाद वो भी वहां से बाहर चला, अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी आगे बढ़ गई। वही बेचे बैठे लड़के के दिमाग में अभी कुछ देर पहले जो हुआ वो चल रहा था। लड़का खुद से, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो कृष्णा हो। उसकी आंखें भी तो भूरी थी, लेकिन उसका ऑरा वो अलग था। किसी आम इंसान के अंदर से इतनी खतरनाक वाइब्स तो नहीं आ सकती, मुझे जल्दी से जल्द पता करना होगा। उसके बाद अपने दिल पर हाथ रख के कहता है, मेरा दिल जो यहाँ आते ही कब से बेचैन हो रहा था, उसके एक टच से इसकी धड़कन बढ़ गई थी। एक सुकून का एहसास हुआ था मुझे। इतना कह वो एक गहरी सांसें छोड़ता है और अपना सिर सीट के पीछे रख आंखें बंद कर लेता है। उसे जो एहसास हुआ वो कितना सच है और कितना नहीं, ये उसके बारे में पता चलने के बाद समझ आएगा। वही कृष्णा की खाड़ी का माहौल थोड़ा खराब था। कृष्णा जो ड्राइव कर रही थी, उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कसी हुई थी। उसके बगल में बैठा आदित्य कब से उसे देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, आदित्य क्या हुआ? कृष्णा कुछ भी नहीं, पहले घर जाते हैं फिर बात होगी। आदित्य ठीक है, पहले आप अच्छे से ड्राइव करिए। कृष्णा परेशान है, ये तो पता चल गया था उसे, पर कारण समझ नहीं आ रहा था। क्या ये कारण है कि वो किसी से टकराए या फिर कुछ और? उस लड़के ने भी मास्क पहनावे हुआ था, जिस कारण आदित्य उसे पहचान नहीं पाता है। उसे टेंशन बस इस बात की थी कहीं गुस्सा उसके ऊपर फिर से हावी न हो जाए, जो शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आज ही उसने अपने आप को चोट पहुंचाया है। लगभग 1 घंटा बाद उनकी गाड़ी मुंबई की भागा दौरा से दूर एक शांत जगह आकर रुकती है, जिसके सामने एक बहुत बड़ा गेट था। उस गेट को पार करने के बाद एक बहुत बड़ा मैंशन दिखता है, जो आधुनिक डिज़ाइन का बना हुआ था। कांच और स्टील की संरचना के साथ वो मैंशन आकर्षक और विशाल दिख रहा था।
गेट के अंदर जाते ही चारों तरफ बहुत सुंदर बगीचा और गार्डन था जिसके एक साइड फव्वारा था। बगीचे में बहुत से फूल लगे हुए थे जिसमें से कुछ काले गुलाब भी थे। कार सीधे घर के गेट के पास रुकती है जिसमें से कृष्णा बिना वक्त गंवाए घर के अंदर चली जाती है। वही आदित्य जब पीछे देखता था तो पीहू सो गई थी। वो गेट खोल बाहर आते हैं, फिर उसके साइड जाकर उसे अपनी बाहों में आराम से उठा लेता है ताकि उसकी नींद न खुले। फिर पीछे देख बॉडीगार्ड्स को सामान अंदर रखने को बोल अंदर चला जाता है। रंधावा मैंशन। सभी घर आ गए थे और अभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद सभी लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। कियान ने जसवंत जी को अपने दिल के बातें बताई थी। पहले तो वो भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं क्योंकि सवाल उनकी पोती का था। फिर कियान को समझा देती है, बाकी उन्होंने अब सभी चीज़ों को अपने भगवान पर छोड़ दिया था। सभी हॉल में बैठे हुए थे तब अविनाश एक फाइल लेकर आता और कहता है, अविनाश पापा, इसमें हमें कृष्णा के बारे में कुछ बातें पता चली है। मैंने इसे अभी तक नहीं खोला है, प्लीज़ आप देख लीजिए। सच तो ये था कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस फाइल को पढ़े, पता नहीं क्या लिखा हो। रोहन उसको फाइल को जल्दी से लेता है और जब खोलकर पते हैं तो उनके हाथ से फाइल नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे जिससे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। रणजीत जी, क्या हुआ? रोहन, क्या लिखा है उसको फाइल में? रोहन, बाऊजी वही कृष्णा अपने रूम में थी और वहां से बहुत बुरी तरह चिल्लाने की आवाजें आता रही थी। CH20 कुछ सच का बाहर आना। 8 साल की कृष्णा ने बचाई सबकी जान। अब आगे सभी हॉल में बैठे हुए थे। आज जिंदल फैमिली भी यही थी, सब साथ में थे। तब अविनाश एक फाइल लेकर आता और कहता है, अविनाश पापा, मुझे डिनर से पहले ही मेरे आदमी ने एक फाइल दे है जिसमें कृष्णा के बारे में कुछ बातें हैं। मैं चाहता हूँ ये आप पढ़े। कहते हुए वो उसको फाइल को रोहन के सामने कर देता है। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उससे खोला ही नहीं गया। उसका मन में बार बार किसी बुरे ख्याल आ रहे थे कि इसमें क्या लिखा होगा। जब सभी घरवालों ने अविनाश की बात सुने तो सभी कणखड़े हो गए। सभी की नज़र बस उसको फाइल पर थी जो अब रोहन ने ले ली थी। सभी की धड़कन बढ़ती रही थी। इतने सालों बाद कृष्णा के बारे में कुछ पता चला है, लेकिन क्या ली अभी जानना बाकी था। रोहन ने फाइल ली तो लिया था, पर अब उसके हाथ कांप रहे थे। पता नहीं क्या होगा इसमें। वहां मौजूद सभी की आंखें नाम हो गई थी। फिर ये सोच करके उसके बाद शायद उन्हें कृष्णा मिल जाए, वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एक गहरी सांस लेता है और फाइल खोलता है। उसको खोलते ही उनकी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि फाइल के पहले पन्ने में कृष्णा की फोटो लगी हुई थी। वो उस पर अपना था फेरते हैं। उसके बाद अगले पन्ने को पलटकर जैसे जैसे पलटते हैं वैसे वैसे उनकी मुस्कुराहट जाती जा रही थी और जो नमी आंखों में थी वो अब गालों पर आ गई थी। जैसे जैसे रोहन उसको फाइल को पढ़ रहा था उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो रोने लगता है। उसकी ऐसी हालत देख सभी घरवाली परेशान हो जाते हैं कि आखिर फाइल में लिखा क्या है। आखिरी पन्ना पते ही वो फाइल रोहन के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो अपने एक झटके के साथ खड़ा हो जाता। रोहन, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। कभी पाने चेहरे पर हाथ फेरता, कभी हाथ से हो एक्शन करते हुए बार बार यही बोल रहा था। सभी घर वाले घबरा जाते हैं कि अचानक रोहन हो क्या हुआ। एक तो ऐसे ही सभी के मन में डर था, ऊपर से रोहन का ऐसा रिएक्शन देना। रंजीत जी जो उसके एक तरफ बगल में ही बैठे हुए थे वो खड़े होते हैं और रोहन को अपने तरफ कर पूछते हैं, रंजीत जी क्या हुआ? रोहन, क्या लिखा है उस फाइल में, बताओ मुझे। मगर रोहन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार बस यही कह रहा था, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता? कृष्णा कृष्णा। उनको देख साफ पता चल रहा था जैसे उन्हें कोई सदमा लगा हो। जब रंजीत जी देखते हैं रोहन कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी एक पल के लिए सहम जाते हैं। रोहन का चेहरा एक तरफ झुक गया था। अब उसने बड़बड़ाना बंद कर दिया था, लेकिन उसके आंसू अभी भी नहीं रुके थे। वो अचानक रंजीत जी के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। सभी का ध्यान रोहन की तरफ था, इसीलिए कोई राज को नहीं देखता है जिसके हाथ में वो फाइल थी और अब वो बुत बना खड़ा था। जब फाइल गिरी थी उसके कुछ समय बाद राज का ध्यान वहां जाता है और वो उसको पढ़ने लगता है। उसका ध्यान भी उस थप्पड़ की आवाज़ से टूटता है। रोहन सिर्फ रो रहा था। रंजीत जी और बाकी लोगों के पूछने के बाद भी अभी तक उसने कुछ नहीं बताया था। तभी राज की आवाज़ आती है। राज, वो कुछ नहीं बताएगा बाऊजी, मैं बताता हमने आपको कि इस फाइल में आखिर लिखा क्या है। वो उसको फाइल को दिखाते हुए कहता है, जसवंत जी क्या लिखा है बेटा इसमें? जो रोहन इतना रो रहा है, कृष्णा का पता चल गया क्या? राज उसके पास जाकर बैठ जाता है, बताना शुरू करता है। इसमें लिखा है कि जब पुलिस ने कृष्णा एक गायब होने के 1 महीने बाद जंगल के तरफ वाले इलाके से कुछ गैंग को पकड़ा था जो बच्चों को बेचने का काम करते थे। जो बच्चे कहीं खो जाते थे उन्हें या कुछ बच्चों को वो किडनैप कर लेते थे, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां होती थीं। वो लोग उन बच्चों को बेच देते थे कहीं दूसरे देश में या किसी अमीर आदमी को तो किसी को कोठे तक पहुंचा दिया। उन्होंने बच्चों से लेकर बड़े बच्चे किसी को नहीं छोड़ा। कितनों का तो उन्होंने रेप तक किया था। आज तक पुलिस उन्हें ही ढूंढ रही थी पर वो किसी के हाथ नहीं आते थे। लेकिन अचानक उन्हें कहीं से फ़ोन आता है जो किसी लड़की
ने किया था, जिससे उन्हें उस लोकेशन के बारे में पता चलता है। जब वो लोग वहां जाते हैं तब कुछ बच्चे बाहर की तरफ भाग रहे थे, तो उन्होंने सबको रेस्क्यू किया। बाकी वहां गोली चल रही थी, लेकिन एक चीज़ जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया वो था कि बच्चे अपने आप बाहर आ रहे थे। लगभग सभी बच्चे बाहर आ गए थे, तभी अचानक वो जगह ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण वो पूरा घर आग में जलने लगता है। पुलिस के अधिकारी अंदर जा रखे थे, तभी उनके बीच में ही 3 बच्चियां मिल जाती है जो चोटिल थी। आग बढ़ने के कारण सभी उस घर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। एक लड़की से इतना पता चला था कि एक बच्ची अभी भी अंदर ही थी, जिसने सभी को बचाया था। उसने ही उन्हें फ़ोन किया था और कुछ बड़े बच्चों के साथ मिलकर वो सभी को बाहर निकाल रही थी। जब तक कोई उसे बचाने जाता, घर के अंदर एक और ब्लास्ट होता है, जिसमें पूरा घर आग से जल जाता है। आग बुझने के बाद जब अंदर तलाशी ली जाती है तो अंदर बहुत सी लाशें थे, लेकिन किसी बच्ची की लाश नहीं मिलती है। कुछ महीनों के तहकीकात के बाद एक 18 साल की लड़की ने बताया कि उस बच्ची का नाम कृष्णा था। वो जब से वहां आई थी एकदम चुप सी थी। जब उससे पूछा कि उसके घर वाले कहाँ रहती हैं, वो कहाँ से है, तो उसने बस इतना ही कहा था कि वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है। उसने ही वही के एक आदमी की फ़ोन चोरी कर पुलिस को कॉल किया था और पीछे के रास्ते से सभी को बाहर भी निकलने में मदद की थी। इस दौरान उसने कुछ गुंडों को जान से भी मार दिया था, जिसमें वो बहुत चोटिल हो गए थी। जब पुलिस ने उसको बच्ची का स्केच बनवाया तो पता है माँ वो कौन थी। वहां खड़े एक व्यक्ति को जैसे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। जैसे जैसे राज बता रहा था, सभी की हालत रोहन जैसे ही हो गई थी। जब से कृष्णा का नाम राज ने लिया था, सभी को अंदाजा हो गया था, पर शायद कोई मानना नहीं चाहता था। जसवंत जी की तो आवाज़ ही नहीं निकाल रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पूछती हैं, जसवंत जी कौन थी वो बच्ची? राज अपने हाथ में रखी फाइल से एक स्केच बाहर निकलता है और सबको दिखता है। स्केच किसी और का नहीं, 8 साल की कृष्णा का था, उनकी बेटी पोती का था। उसको स्केच को दिखा राज कहता है। राज, वहां किसी बच्ची की बॉडी नहीं मिली थी और उस 18 साल की बच्ची के कहने पर पुलिस वालों ने ये मान लेगा कि वो अनाथ थी, क्योंकि वहां लाए गए कुछ बच्चे अनाथ लावारिश भी थे। इसलिए उन्होंने उसके माँ बाप को खोजने की कोशिश भी नहीं की और न ही इस बच्ची को उन्होंने पाने। फाइल में ये लिखकर केस बंद कर दिया कि वो बच्ची मर गई है। वो ये सारी बातें कैसे कह रहा था, ये सिर्फ वही जानता है। अचानक जसवंत जी जो सोफे पर बैठी हुई थी, वो अपने दिल पर हाथ रख लेती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो वही सोफे पर बेहोश हो जाती है। नेहा हो, रोहन हो या वहां खड़ा कोई भी हो, सभी रोहन रहे थे। सभी के लिए ये मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था जो राज ने बताया था। राज जो जसवंत जी के बगल में था, वो जल्दी से उन्हें देखता है। कुछ देर बाद वो जोर से चिल्लाता है, अभी कियान जल्दी गाड़ी निकाला, हमें अभी हॉस्पिटल चलता होगा, माँ की हालत खराब है, जल्दी करो। उसके चिल्लाने से सभी होश में आते हैं। अविनाश और कियानी जल्दी से बाहर जाते हैं। कुछ मिनटों बाद ही सभी गाड़ियां एक साथ गाते से बाहर जाती हैं। कृष्णा का रूम। कृष्णा जैसे ही रूम में आती है उसकी आंखें ग्रीन हो जाती है। उसको सांस लेने के लिए भाई मेहनत करने पड़ रही थी, उसकी पूरी बॉडी थरथराया रही थी। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने रूम के सभी सामानों को इधर उधर फेंकने लगती है। जब इससे भी कुछ नहीं होता तो वो बेड के साइड एक कोने में बैठ जाते हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसे बहुत सी आवाज़ें एक साथ सुनाई देने लगती हैं, ये मेरी बेटी नहीं है, तुम्हारे कारण तुम्हारे भाई की जा गई, तुम हमारी बहन नहीं हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था, कृषु मेरा बच्चा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ऐसी ऐसी बातें उसे बार बार सुनाई दे रही थी। तभी गेट खुलता है और आदित्य जल्दी से भागते हुए अंदर आता है और कृष्णा को गले लगा लेता है। कृष्णा जैसे ही अपने सामने आदित्य को देखती है वो रोने लगती है। उसकी कपकापहट वो अच्छे से महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी, जिसका डर था वही हुआ। कृष्णा बार बार कुछ बोल रही थी, तभी उसे महसूस होता है कृष्णा बेहोश हो गई है। आदित्य सेट, कृष्णा कृष्णा आंखें खेलो कृष्णा। वो उसे गोद में उठाते हुए कहता है, ओ नो, इसे फिर से क्या हुआ था कृष्णा के साथ? क्या रंधावा फैमिली को कभी पता चलेगा कि कृष्णा है भी या नहीं? क्या हुआ कृष्णा को, क्या हुआ है जसवंत जी को? सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। प्लीज ज्वाइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।